हेलो एवरीवन। ये जो ट्रेनिंग है हम लोग बात करेंगे इंटरनल 5S ऑडिट की। देखो एक जापानियों का भी प्रोसेस है एक, जिसमें 5S प्रोसेस है। 5S मतलब 5 S हैं जो जापानीज में उसके नाम रहते हैं। ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर इंडिजिनियस तरीके से ये एक ऑडिट का प्रोसेस डेवलप कर रखा है, जिसमें अगर हम कुछ 18-19 पॉइंट हम लोगों ने निकाले हैं। अगर इस पॉइंट में हम लोग ऑडिट करते हैं तो मोटा मोटा हम लोगों का एक 5S जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है। 1S 2S पे हम लोग आ जाते हैं 2S पे। तो शीट मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में एग्जैक्टली 5S तक पहुंचना एक टीडियस काम है, जो कि सम टाइम इट मे बी इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो। बट हम लोगों ने एक 2S 3S तक उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकलिटी के साथ एक प्रोसेस बना रखा है। उसका ये ट्रेनिंग है। इसमें सबसे पहले गूगल फॉर्म है और गूगल शीट है, और उसमें एडवांस एक्सेल से हमने एक MIS क्रिएट कर रखा है। तो वो पूरा ट्रेनिंग आज मैं देने वाला हूँ कि उसमें कैसे फॉर्म भरना है और कैसे शॉप फ्लोर के ऊपर ऑडिट करना है। तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा है कि ऑडिट करना है शॉप फ्लोर के ऊपर, उसमें किन किन पॉइंट्स को कैप्चर करना है। सबसे पहले ऑडिट का डेट डालना है कि ऑडिट किस डेट को ये ऑडिट किया है। ऑडिटर एम्प्लॉय कोड, तो जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसका एम्प्लॉय कोड क्या है। उसके बाद में ऑडिटर नेम, यहाँ पे उसका नाम डालना ऑडिटर का, ये सिंपल है। अब उसके बाद में किस सेल का ऑडिट किया। पूरी प्लांट को हम लोगों ने अलग अलग सेल में डिवाइड किया है, बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड किया है या सेल में डिवाइड किया है। तो वो सेल में यहाँ पे वो सब सेल्स के नाम है, किस सेल का आप ऑडिट कर रहे हो। जितने सेल हैं उतनी बार ये आपको ऑडिट करना है, और उतने ड्रॉप डाउन से लिस्ट चूज करके, जैसे पहले लेजर का करना है आपको, लेजर सेल का, तो यहाँ पे आपने लेजर सेल किया। ठीक है। तो उसके बाद में लेजर चूज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने ये डस्टी फ्लोर वॉल पार्ट फिक्सर टूल मशीन टेम्पलेट्स, मतलब डस्ट नहीं होनी चाहिए इस सेल में। जो भी सब पड़ा तो हमने मोटा मोटा सब कैटेगरी करके इधर में डाल दिया है। और डिसीजन मेकिंग सिंपल है, या तो है या नहीं है। मतलब अगर ऐसा हुआ कि मान लो आपके पास में उधर लेजर के सेल में रैक रखे हुए हैं, टेम्पल है, टेम्पलेट है, फिक्चर्स हैं, और किसी एक में भी अगर डस्ट मिलती है, बाकी सब मान लो नीट एंड क्लीन है, तो भी स्कोर कितना आएगा? 0। तो बाइनरी में है डिसीजन मेकिंग, या तो अच्छा है या अच्छा नहीं है, बीच वाली कोई स्टेज नहीं है, ताकि हम लोग डिसीजन मेकिंग का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें बायसनेस को कम कर सकें। इसके लिए हमने ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे रखा है। तो मान लो ये जो था, इसका हम लोग एक डमी ऑडिट करते हैं, ताकि मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। तो मान लो ये अच्छा है, मान लो लेजर का, ठीक है। फिर स्पाइडर, स्पाइडर मतलब कहीं जाले तो नहीं लगे हुए हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि 10 फीट की हाइट तक, जिसमें वो वर्कर ऑपरेटर खुद जाले साफ कर सकता है, उस हाइट तक जाले नहीं चाहिए। अगर शॉप फ्लोर में 20 फीट की हाइट पे जाले लगे हुए तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो वो स्पाइडर्स उसमें ये इस तरीके से कंसिडर करना है, या तो अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक। ऊपर के जो जाले हैं शॉप फ्लोर के ऊपर के, वो एडमिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपनी टीम को लेकर के महीने में 15 दिन में एक बार वो साफ करवाने हैं, वो विंडोज जाले जो ऑपरेटर की रीच से बाहर के हैं। ठीक है। उसके बाद में स्पिटिंग, लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दीवारों पे स्पिटिंग करते हैं, वो चेक करना है वो किया तो नहीं हुआ है। अगर है आसपास कहीं पे भी मिला तो 0, नहीं है तो 1। और ये क्राइम है ये ना कंपनी के अंदर। ठीक है, स्पिटिंग का। और इसमें हम लोग अभी पॉलिसी भी कुछ तो बनाएंगे कंपनी का, कि अपने को 500 रुपए या कुछ तो ऐसा फाइन आना है किसी के सेल में अगर स्पिटिंग पाया गया तो। किसने किया इरिस्पेक्टिव, पाया गया तो जो है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सेल। ठीक है। उसके बाद मटेरियल पार्ट्स लेइंग ऑन फ्लोर्स, मतलब कोई भी पार्ट है जो मेटल टू सरफेस कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बीच में कुछ तो वुडन का पैलेट होना चाहिए, कोई पैलेट होना चाहिए, डायरेक्ट मेटल टू सरफेस कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एक इस कैटेगरी है 5S के ऑर्डर। दूसरा, मटेरियल कमिंग आउट ऑफ गैंगवेज। कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल जो रखा हुआ है लेकिन वो गैंगवे से बाहर आ रहा है, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिस्की हो सकता है। कोई वहां से मूव कर रहा है, या फिर कोई मटेरियल इंटरनल मूवमेंट करना है, तो बीच में बॉटल नेक आएगा। तो वो चेक करना है कि फ्लोर के ऊपर मटेरियल रखा हुआ या तो रखा है या नहीं है। तो 0-1, अगेन 0-1। ठीक है, सब में एक एक पॉइंट है। उसके बाद में कैटेगरी है मटेरियल प्लेस्ड विद शार्प कॉर्नर। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो ये मोबाइल है, अभी ये ऐसे भी रखा जा सकता है सीधा, और कुछ लोग ऐसे रख देते हैं तिरछा, तो शार्प कॉर्नर बाहर आता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है।
इसलिए मटेरियल प्लेस विद शार्प कॉर्नर जो है वो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है पार्ट नंबर मेंशन्ड ऑन रैक फिक्सचर एंड टेम्पलेट्स। अगर किसी सेल में कोई रैक रखा हुआ है, कोई फिक्सचर है, कोई टेम्पलेट है, तो वो किस पार्ट नंबर से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन उधर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसका है। दूसरा है एसओपी पीएफडी कंट्रोल प्लान क्वालिटी अलर्ट्स अवेलेबल। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हमारे यहाँ पे जो पार्ट बनते हैं उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि ये पार्ट को कैसे बनाना है, एसओपी क्या है इसका, ठीक है। ये जैसे मान लो मशीन है, हमारी लेजर मशीन है, उस मशीन को चलाने का क्या एसओपी है, लेजर के केस में वो रिलेशन हो सकता है इसका। अगर आप फैब्रिकेशन के सेल में जाते हो, वहां पे एसओपी का मतलब क्या होगा, कोई अगर पार्ट बनाना है, जैसे वेल्डिंग मशीन का एसओपी रहेगा वहां पे, ठीक है। पीएफडी का मतलब होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। कोई उधर में जो पार्ट बन रहा है उसका पीएफडी क्या है, ठीक है, मतलब वो जो उसका प्रोसेस डिफाइन कस्टमर के साथ अग्रीमेंट हुआ है, जो हम पीपैप अप्रूवल कराते हैं, उसमें जो प्रोसेस दिया हुआ है वो प्रोसेस उसमें फॉलो होना चाहिए, पीएफडी लगा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल प्लान होता है, उसमें जो टॉलरेंसीज हैं उसका कंट्रोल प्लान क्या है, वो कंट्रोल प्लान सीटीक्यू या कंट्रोल प्लान जो है वो हर पार्ट का रहता है जो भी है। उसके बाद क्वालिटी अलर्ट्स, उसमें कोई जो रिजेक्शन आने के चांसेस है उसके क्वालिटी अलर्ट्स वहाँ लगे होने चाहिए। तो ये मतलब इसका ये मतलब है, ठीक है। क्वालिटी अलर्ट जैसे तुम जाओगे ना नीचे, तुम्हें फैब्रिकेशन में सेल में कुछ पार्ट के क्वालिटी अलर्ट्स लगे नजर आएंगे, जिसको सीटीक्यू भी बोलते हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी या क्वालिटी अलर्ट्स, ये सब रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने को चेक करना है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही 0 या 1। इसके बाद में फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड गाइडलाइन है पीक्यूएम फॉर्म के अंदर भी, जब कोई पार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्वालिटी से उसको इंस्पेक्शन कराना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, बुक है सबके उसमें। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्स्ट पीस लोग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, ये उसमें चेक करना है। एक मिनट का फोन साइलेंट पे कर दो, ठीक है। उसके बाद में है गैंगवे मार्किंग्स आर विजिबल। शॉप फ्लोर के ऊपर जो गैंगवे होता है वो उसकी मार्किंग दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। तो हर सेल के सामने वाला जो गैंगवे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस सेल की है, ठीक है। उसमें आता है शैडो बोर्ड विद प्रॉपर मार्किंग। अब जो हम टेम्पलेट रहते हैं वो टेम्पलेट के लिए प्रॉपर शैडो बोर्ड होना चाहिए और उसमें प्रॉपर मार्किंग उस टेम्पलेट की होनी चाहिए और उस मार्किंग के अंदर उसका पार्ट नंबर लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर वो टेम्पलेट रखा होना चाहिए और टेम्पलेट के ऊपर लेजर मार्किंग से उसका पार्ट नंबर प्रिंट होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसका, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिकल प्लग कनेक्शन, जितने भी इलेक्ट्रिकल प्लग कनेक्शन है, ग्राइंडर को लोग कनेक्शन देते हैं, वो सब प्रॉपर होने चाहिए। मतलब वहां पे लोग जैसे वायर निकाल करके वो वायर घुसा देते हैं उसके अंदर, वो सब नहीं चाहिए। प्रॉपर पिन जो पॉइंट होते हैं, पिन प्लग होते हैं, वो होने चाहिए प्रॉपर उसमें। ऐसा कोई बेयर कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई वायर ऐसे बीच में से जा रही है और उसमें बीच में से कटी हुई है, सेफ्टी रिस्क जो हो सकता है वो सब नहीं होना चाहिए। तो वो ऑल इलेक्ट्रिकल प्लग कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, वो पॉइंट में देखना है। उसके बाद एक ये पॉइंट आता है कलर कोडिंग एंड जीआरएन नंबर मेंशन्ड ऑन आरएम। मतलब क्या है, जैसे हम लोगों के पास अब इसमें ना अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग है। जैसे जब तुम लेजर का ऑडिट कर रहे हो तो रॉ मटेरियल जो हम लोग शीट आता है कंपनी में, उसके ऊपर वो ग्रेड का एक चार्ट लगा हुआ है कलर कोडिंग का। तो E350 का क्या कलर कोड है, E250 का क्या कलर कोड है, जो जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो कलर कोड उसमें साइड में एल शेप में उसमें कलर कोडिंग होना चाहिए उसमें। कई बार ये शीट के ऊपर क्या करते हैं, जैसे ये शीट है ना सिर्फ इस तरफ कर देंगे, ये एल शेप में होना चाहिए चारों कॉर्नर्स के ऊपर। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वो कलर कोडिंग। कलर और जीआरएन नंबर जो मटेरियल आता है हम उसका जीआरएन करते हैं, तो उसका जो जीआरएन नंबर होता है टैली के अंदर हम जब जीआरएन करते हैं, वो जीआरएन का जो नंबर है वो सबसे ऊपर वाली शीट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। इनको ये गाइडलाइन है कि जब वो शीट यूज करेंगे तो नीचे वाली शीट के ऊपर वो जीआरएन नंबर लिखना है। तो ये ऑडिट का हिस्सा है, ठीक है। और कलर कोडिंग, अभी ये लेजर के केस में तो ये हो गया, लेकिन एफबीयू के केस में तो रॉ मटेरियल नहीं रहता, तो वहां पे कलर कोडिंग का चार्ट लगा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कलर कोडिंग का चार्ट लगा रहेगा तो उनको समझ में आएगा, हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए प्लांट के अंदर कि ये कलर कोड किस ग्रेड से रिलेटेड है।
स्टोर में भी जैसे कलर कोडिंग का चार्ट लगा होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी के एरिया में भी कलर कोडिंग का चार्ट लगा होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। और लेजर के केस में GRN नंबर भी मेंशन होना चाहिए उसके ऊपर। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो गाइडलाइन है, ठीक है। उसके बाद में रेसिटेशन ऑफ फ्लेक्स कंटेंट, मतलब जो लाइन के ऊपर फ्लेक्स लगे हुए हैं वो सबको याद होने चाहिए। मतलब अपेक्षा तो ये है कि दिन में सबको एक बार उसको पढ़ना है आने के बाद, ठीक है, इसलिए रेसिटेशन ऑफ फ्लेक्स कंटेंट है। बट अगर जैसे तुम्हें उनको कमर उनकी बैक करके ना फ्लेक्स की तरह उनको बोलो क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ, अगर उन्होंने पढ़ के बताया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताया सब डिक्टेट, तो 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो 0 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली जानवी मुझे ऐसा लगता था वो सबको उसमें 1 पॉइंट दे देती होगी शायद। तो उनसे पूछना है, सुनना है, ये सिंसियरिटी के साथ। इस ऑडिट में जो भी चीज दिया गया है ना, उसका कुछ तो पर्पस है मैनेजमेंट का, वो ऐसी पॉइंट डाला नहीं हुआ है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। फ्लेक्स के ऊपर जो कंटेंट लिखे होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, कोई ऑडिटर आएगा देखेगा, उसका मतलब होता है वो अगर वर्कर्स को पता रहेंगे ना, जैसे तुम देखोगे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं उसमें, तो वेल्डिंग के डिफेक्ट अगर वेल्डर को पता है तो वेल्डिंग गलत करेगा क्या वो? तो उसको याद होने चाहिए वो सारे के सारे, ये पर्पस है इसका। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक डिस्पैच प्लान। ये जो हम लोगों का PPC का कस्टमर का शेड्यूल आता है, तो वहां पे प्रोडक्शन प्लान डिस्प्ले होना चाहिए उनके सेल में, एक व्हाइट बोर्ड लगा होना चाहिए, उसके ऊपर उनका प्रोडक्शन का प्लान क्या है और डिस्पैच क्या करना है, अर्जेंसी क्या है, वो सब उधर में अपडेट होना चाहिए उधर में ना। डिस्पैच जो है मतलब प्रोडक्शन और डिस्पैच दोनों उधर में अपडेट होनी चाहिए, आज का प्लान क्या है, आज क्या बनाना है, ठीक है। उसके बाद में टूल्स ऑब्लिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन ड्यू डेट, उनके पास जो ये वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, माइक्रोमीटर यूज करते हैं, वर्नियर जो भी क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी इक्विपमेंट जो भी है उनकी कैलिब्रेशन ड्यू डेट उसमें लिखी होनी चाहिए कि नेक्स्ट कैलिब्रेशन, लास्ट कैलिब्रेशन कब हुई थी, नेक्स्ट ड्यू डेट कब है, वो स्टिकर लगा होता है, वो होना चाहिए लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद में आता है डेली, वीकली, मंथली, एनुअल PM चेकशीट अपडेट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हर मशीन का एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल रहता है कि डेली क्या मेंटेनेंस करना है, मंथली क्या करना है, वीकली क्या करना है, एनुअल क्या करना है, ये सब उनका एक शेड्यूल रहता है। तो मशीन टू मशीन वेरी हो सकता है, कुछ का डेली मेंटेनेंस का रहेगा, कुछ का वीकली, कुछ का मंथली, क्वार्टरली, जो भी रहेगा वो शीट मेंटेनेंस ने दी हुई है हर डिपार्टमेंट को, वो शीट डेली अपडेट होनी चाहिए। अभी इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें सिंसियरली फॉलो नहीं करते हैं, सीधा टिके टिके मार देते हैं। तो तुम्हें वो ऑब्जर्व करना है कि ये इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं फॉलो कर रखा है, अगर दिखावे के लिए फॉलो कर रखा है तो उसको पकड़ना है और 0 नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद है WIP FG रिजेक्शन टैग। तुम्हें देखना है कि लाइन के ऊपर जो मटेरियल WIP में है, हमारा एक व्हाइट कलर का WIP टैग है, वो लगा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में FG, अगर कोई FG गुड पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ग्रीन टैग लगा होना चाहिए FG का, और अगर कोई रिजेक्टेड पार्ट पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर रेड टैग लगा होना चाहिए। ये टैगिंग तुम्हें देखना है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एनी न्यू इनिशिएटिव, सिर्फ एक ये क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी ने कोई काइजन किया है, कोई इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, अब लेकिन ये नहीं है कि इस महीने इंप्रूवमेंट कर दिया तो रोज 2-2 पॉइंट मिल रहे हैं, जिस दिन किया है उसी दिन, ठीक है, तो उसको 2 नंबर मिलेगा। तो ये एक पूरा का पूरा क्वेश्चनियर है, और ये क्वेश्चनियर हमने जो हमारे कस्टमर्स के भी ऑडिट होते हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, एक जस्ट ओवरव्यू में शॉप फ्लोर के, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा OEM का जो मैं खुद ऑडिट करता था जब जाता था वेंडर एंड पे, तो हम लोग क्या क्या चीज देखते थे, वो एक क्रक्स निकाल के ये हमने ऑडिट का जो है वो फॉर्म बना रखा है। अगर ये सारे पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हम लोग किसी ऑडिट में फेल नहीं हो सकते हम लोग, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ये फॉर्म बना रखा है। अभी जब हम लोग ये फॉर्म भर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंफॉर्मेशन है ये इस एक्सेल शीट में जाता है, ठीक है। ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव है, ये देखो, ये जैसे तुमने ये 10 तारीख को वही ऑडिट किया था प्रोफाइल कटिंग सेल का, तो यहाँ पे ये जितना भी है ये सब इधर आ जाता है। अभी यहाँ पे ना इसमें ये डेट डालने का बार बार तुम्हें फॉर्म में जरूरत नहीं है, मैंने उसको क्वेश्चन को भी मैंडेटरी नहीं कर रखा है, तुम सीधा एक डेट डाल के या इसको इक्वल टू करके भी पुल कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब ये सारा का सारा डेटा बाय डिफॉल्ट इधर में आता है यहाँ पे एक्सेल में, हमने सिर्फ यहाँ पे एक चीज कर रखा है, इसको टोटल स्कोर करने का मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रखा है, सम का फॉर्मूला लगा रखा है शीट के अंदर, ये पूरा का पूरा जो स्कोर है वो सम करता है यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे ये ईयर का फॉर्मूला लगा रखा है डेट में से, ठीक है, और ये मंथ का फॉर्मूला लगा रखा है। ईयर और मंथ मैं क्या करता हूँ, डेट में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग भी करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है, ईयर और मंथ दोनों को ड्रैग करना है। ये तुम्हें फॉर्मूला यहाँ से जब भी करना है, ये तीनों फॉर्मूला यहाँ से पकड़ना है और नीचे ड्रैग करना है। ये तुम्हारा काम है रोज। ऑडिट करने के बाद तुम्हें ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी करोगे तो उधर सब स्कोर वगैरह सही अपडेट होएगा। ये तुम्हें इस कॉलम का एक्सेस भी है, ठीक है, आगे के कॉलम का एक्सेस किसी को नहीं है, ये मैंने लॉक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में अगला पोर्शन आता है MIS का। MIS कैसे बनता है? अभी ये MIS के अंदर हमने क्या कर रखा है, ये सेल वाइज हमने और डेट वाइज हमने ये सम इफ क्रिएट कर रखा है यहाँ पे ना। हमने क्या कर रखा है, सम इफ का लॉजिक लगा रखा है। ये जैसे फॉर्म रिस्पॉन्स जेड, ये जो फॉर्म रिस्पॉन्स है ना, इसमें जेड कॉलम क्या है, ये टोटल स्कोर है, ठीक है। अब लॉजिक देखो इसमें क्या करता है, ये ना डेट वाइज फॉर्म आता है, नीचे भरता है सब सेल का, तो हमने क्या कर रखा है इसमें डेट वाइज इसमें लॉजिक लगा के ये MIS क्रिएट कर रखा है। ये सम करेगा फॉर्म रिस्पॉन्स, अगर ये डेट होगा, तुमने जिस डेट को ऑडिट किया वो उस डेट को सम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ई क्या है, यहाँ पे ये ईयर का लॉजिक लगा हुआ है। ई क्या है उसमें, ई में ये पकड़ेगा सेल, पकड़ेगा यहाँ पे ई सेल नेम, ठीक है। ये सम इफ्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो सम इफ्स लगा। सम इफ्स का मतलब होता है जब आप एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हो। सम इफ का मतलब होता है सम करना है अगर, ठीक है, एक कंडीशन के लिए। सम इफ्स मतलब एक से ज्यादा कंडीशन है, क्राइटेरिया है, तो सम इफ्स लगते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। हमें एक तो क्या देखना है, हमें एक देखना है यहाँ पे डेट देखना है हमें कि डेट भी ये चाहिए, ठीक है। सम करना है अगर डेट ये है जिस डेट को हम ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि MIS हमें डेट वाइज देना है ना। दूसरा सेल का भी उसमें क्राइटेरिया है कि सेल ये होना चाहिए, तो दो कंडीशंस आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सम इफ्स लगा। सम इफ्स कैसे लगता है यहाँ पे, ये देखो सम इफ्स क्या हुआ, सबसे पहले हमने जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम ये कर लेंगे ना तो समझ में आएगा। थोड़ा तुम्हें अगर सम इफ सिखाना है तो हाँ, ये देखो फॉर्मूला को ना रीड करना, फॉर्मूला बोल के आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम करते हैं सम इफ, तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम रेंज। हमें किस रेंज को सम करना है, तो हमें पता है कि हमें किस रेंज को सम करना है, हमें जेड को सम करना है, तो हमने जेड सिलेक्ट कर लिया वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद बोलते हैं क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या है, डेट का, ठीक है। तो हमने डेट का क्राइटेरिया क्या पकड़ा, हमने सबसे पहले सेल का क्राइटेरिया पकड़ा। इसमें ये फॉर्मूले में ना हमने सबसे पहले सेल पकड़ा। अब यहाँ पे सेल कौन से कॉलम में आ रहा है, ई में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले ई पकड़ लिया, ये देखो सबसे पहले हमने ई पकड़ लिया, ना ई रेंज पकड़ लिया। और ई किस में है, ये हमें क्या देखना है उसमें, रेंज में लेजर देखना है उसमें, ठीक है। तो हमने लेजर को, यहाँ लेजर कौन से उसमें आ रहा है, सी कॉलम में आ रहा है यहाँ पे, तो हमने C5 को यहाँ पे सी को लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला क्राइटेरिया क्या है, डेट चाहिए अभी हमें। डेट कौन से कॉलम में आ रही है, बी कॉलम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पकड़ लिया, बी कॉलम पकड़ लिया। यहाँ पे हमने क्या बोले, बी, और डेट अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, जे में, ठीक है। अब ये इसमें एक चीज देखो, मैंने लॉक किया हुआ है बहुत सारी जगह पे। देखो मैंने यहाँ पे जेड के आगे लॉक किया हुआ है, और यहाँ पे ई के आगे लॉक किया हुआ है, यहाँ पे सी के आगे लॉक किया हुआ है, और इस कॉलम में देखो मैंने 4 को लॉक कर रखा है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि मुझे ना जब मैं ये फॉर्मूला आगे ड्रैग करूंगा ना, जब ऐसे आगे लेके जाऊंगा, तो मुझे मेरे सेल जो मुझे लॉक है ना वो लॉक रहने चाहिए, ठीक है। डॉलर लगा के लॉक होता है सेल, तो यहाँ पे मुझे 4 को लॉक करना है। मतलब इसमें मुझे कॉलम आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसे ट्रैक करूंगा तो मेरा कॉलम देखो, फॉर्मूला मेरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा सब में, ठीक है। वही रिजल्ट आ गए, क्योंकि मैंने आगे भी किया तो मेरा जे की जगह के आ गया, ठीक है। के के बाद ये एल आ गया, एल के बाद एम आ गया। क्यों है, क्योंकि मैंने 4 को लॉक कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखो ये इसको नीचे भी कॉपी करूंगा तो ये 4 4 ही रहेगा,
क्यों? क्योंकि मैंने 4 को लॉक कर रखा है। अगर मैं इसको लॉक ना करता तो ये नीचे आ जाता, फॉर्मूला में लगता, मेरा गलत हो जाता। ठीक है, तो मुझे एक साथ फॉर्मूला लगा के पूरी रेंज के ऊपर अप्लाई करना है ताकि मेरा फॉर्मूला हिले ना, मिस फॉर्मूला ना हो। इसके लिए कौन से सेल को लॉक करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ये फॉर्मूला, अगर मैंने यहाँ पे ये लॉक ना कर रखा होता, मान लो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ये लेजर को लॉक ना करता, इसमें लेजर कौन से में है, C5 में, C को मान लो मैं लॉक ना करूँ यहाँ पे, देखो क्या होगा फिर। ठीक है, अगर मैंने C को लॉक नहीं किया यहाँ पे तो क्या होगा, देखो ये गायब हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला को लॉक करना जरूरी है ताकि जब आप लॉक करते हो तो आपकी सही रेंज अप्लाई होती है। तो हमने इस तरीके से ये समरी क्रिएट कर रखा है। इस समरी में जो है 2 days रेटिंग आती है। अगर इस पूरे फॉर्मेट को समझना है तो शो फ्लोर ऑडिट MI है, जिसमें ऑडिटर का नाम आता है। ठीक है, इसने ऑडिट किया, जैसे अभी तुम्हारा नाम आएगा इसमें, तुषार वीर ऑडिट करेगा अभी। ठीक है, टोटल ऑडिट मार्क जो है वो 18 मार्क का ऑडिट है। ठीक है, नंबर 18 क्वेश्चनियर है। नंबर ऑफ ऑडिट डन टिल डेट, तो ये यहाँ से ये काउंट करता है कि किस मंथ में कितने ऑडिट हुए। इसमें मंथ और ईयर का कंडीशन लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे, ये सम इफ्स का लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। अगर ईयर और मंथ है तो ये नंबर ऑफ ऑडिट को जो है सम करता है कितने ऑडिट हुए। ठीक है, ऑडिट मंथ, यहाँ पे कौन सा ऑडिट है वो डेट से बाय डिफॉल्ट मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और ऑडिट ईयर भी ये यहाँ से निकाल लेता है। और ऑडिट डेट जो है, नॉर्मली मैंने नाउ का फॉर्मूला लगा रखा है डेट वैल्यू से, तो अपने आप वो निकालता है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई फिगर दिखाना तो मैंने डेलिबरेटली -3 किया, क्योंकि मुझे कोई तो यहाँ पे दिखाना था। मैं ये 3 हटा दूंगा तो ये सब वर्स्ट, ये सब वो हो जाएगा। तो मैंने जस्ट तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे -3 किया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे 2 days रेटिंग, ये जो तुमने जिस दिन ऑडिट किया उस दिन की रेटिंग आती है। ओवरऑल रेटिंग में उस मंथ की रेटिंग आती है, मंथ टिल डेट तक की रेटिंग आती है। ये सेल नेम हो गया। ये सेल लीडर्स यहाँ पे आ जाते हैं कि सेल लीडर कौन है उस सेल का। ये अपडेटेड रहना चाहिए हमेशा, इसमें कोई बंदा छोड़ के चला गया तो अपडेट होना चाहिए। टोटल मार्क्स ये इधर से आ जाते हैं, कितने ऑडिट के मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स टिल डेट मतलब अगर यहाँ पे टोटल ऑडिट तुम्हारे 2 हो जाएंगे ना, तो टोटल 36 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ऑडिट जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, इस समरी में तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना। ये समरी लॉक है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये ऑडिट भी ऐसे ऐसे तुम करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल मार्क्स आते रहेंगे जितने तुमने ऑडिट किए, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड में जितने ऑडिट हुए उनके हिसाब से उनके टोटल मार्क्स कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये फॉर्मूला एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को सम इफ्स पता है वो आइडिया लगा सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे लगा हुआ है। टोटल मार्क्स परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा कि ऑब्टेन्ड कितने, और ये सिंपल है ना कैसे निकालना है। 2 days स्कोर आ जाएगा और 2 days परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इधर में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है कि अगर जो मार्क्स हैं वो 100% से ज्यादा है तो एक्सीलेंट आएगा। ठीक है, एक्सीलेंट तभी आएगा जब कोई काइजन भी करेगा। ठीक है, कोई काइजन नहीं करेगा तो एक्सीलेंट कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर किसी के मार्क्स 90% से ज्यादा है तो बेस्ट आएगा। अगर किसी के मार्क्स 80% या उससे ज्यादा है तो गुड आएगा। अगर किसी के 60% से इक्वल या कम है तो पुअर आएगा, और किसी के 50% से कम है तो वर्स्ट आएगा। ठीक है, ये इसमें लॉजिक लगा रखा है हमने, तो ये ऑटोमेटिकली चलता है सब ना। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। ठीक है, हाँ, ये डेली सेल्फ ऑडिट का भी एक फॉर्मेट हमने दे रखा है। ये भी तुम सेल्स में दे सकते हो, तो अपना सेल्फ ऑडिट भी कर सकते हैं, उससे उनको आइडिया लग जाएगा। इसका ट्रेनिंग दे सकते हो, तो इससे उनको ऑपरेटर्स को आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ये उनकी चेक शीट है, ये उनको आपको दे के रखना, प्रिंट आउट निकाल के। उनको डेली खुद भी अपना ऑडिट करना है और फिर तुम जाके रैंडमली चेक करोगे। ये प्रोसेस है पूरा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई क्वेश्चन है तो बात कर पूछो। हो गया क्लियर? क्लियर है ना? चलो गुड, ओके।